तो गाइस गुड इवनिंग मेरे दोस्त। और आज का जो लेक्चर होने वाला है आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री। देखो क्लास 12 के केमिस्ट्री का टोटल आपको ऐसे, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड की बात के लिए इसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, अभी 15 चैप्टर पढ़ना है। अदर बोर्ड की तो थोड़ा सा सिलेबस कम कर दिया गया, लेकिन बिहार बोर्ड का अभी भी सिलेबस जस के तस है, कम हुआ नहीं है। अगर नया एनसीईआरटी की बात करें उसमें सिलेबस कम हो गया है, चैप्टर कुछ हटा दिया गया है, लेकिन पुराना एनसीईआरटी में वही सिलेबस है जो बिहार बोर्ड में आपको पढ़ना है। पुराना एनसीईआरटी ही पढ़ना है बिहार बोर्ड में। तो ध्यान इस बात का जरूर है आपको यह पुराना एनसीईआरटी से ही होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपको याद रहे, क्योंकि बिहार बोर्ड में वही पढ़ना है पूरी तरह से। ठीक है ना? तो याद रखना क्लास 12 के केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान जिसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए। मेरे दोस्त आपको बता दे कि ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 कहने का मतलब है आपको टोटल पूरे केमिस्ट्री का 100 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको आराम से वहां एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। जो आपको 10 क्वेश्चन जवाब देना होता है, 100 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन इजी तरीके से आ जाएगा। यही 100 क्वेश्चन का पार्ट 3 है, लेक्चर नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे दोस्त, और फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन से होगा, क्योंकि आपको पता ही है इससे पहले 2 लेक्चर मैंने दे रखा है, और दोनों लेक्चर में 10 क्वेश्चन, एक 10 क्वेश्चन, यानी कि 1 से 10 फिर 11 से 20 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन से करेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल एक क्या है, जैव बहुलक है। क्या है मेरे दोस्त? एक जैव बहुलक है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों से मिलकर बना है। हमारा न्यूक्लिक अम्ल जो है हमारा एक जैव बहुलक है। क्या है मेरे दोस्त? जैव बहुलक है, जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों से बना है। कोई चीज बनता है तो उसमें कुछ न कुछ उसका पदार्थ होता है जिससे वो तैयार होता है। आप रोटी खाते हो तो उसके लिए क्या चीज चाहिए? गेहूं। तो गेहूं से ही रोटी बना है, गेहूं पहले आटा बना फिर रोटी बना। उसी प्रकार से जो आपको यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल है तो उसमें क्या बना, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से, न्यूक्लियोटाइड के छोटी छोटी इकाइयों के बार बार पुनरावृत्ति करके क्या किया हम लोग, पुनरावृत्ति इकाइयों को मिलने से हमको न्यूक्लियोटाइड बना। ठीक है ना? तो सॉरी न्यूक्लिक अम्ल बना। तो याद रखना न्यूक्लिक अम्ल क्या है, जैव बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों से मिलकर बना है, हमारा न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। मुख्य रूप से आरएनए और डीएनए दो मुख्य न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए मुख्य दो न्यूक्लिक अम्ल है, याद रखना, आरएनए और डीएनए। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगे आपको एग्जाम में भी ये भी आएगा, आरएनए और डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक क्यों होता है? आपसे याद रखना सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन है? तो चांदी होता है। चांदी से अच्छा कोई भी अच्छा गुड कंडक्टर नहीं है, चाहे एल्युमिनियम, सोना, चांदी कुछ की बात करें, लेकिन चांदी से अच्छा कोई गुड कंडक्टर नहीं है। आप लोग तांबा, कॉपर कुछ लेकर आपको आपके घर में यूज होता है, कॉपर का तार होता है, तांबा का होता है, एल्युमिनियम का होता है, लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर आपका है चांदी। लेकिन क्यों होता है चलिए समझ के। देखो चांदी में सहसंयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। क्या होता है? चांदी में सहसंयोजी बैंड जो होता है वो पूर्णतः रूप से भरा होता है। ठीक है ना? पूर्ण रूप से भरा होता है। ठीक है ना? पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संयोजी बैंड से चालन बैंड में इजी तरीका से हो जाता है। ठीक है ना? यानी कि बहुत आसानी से चला जाता है, यह होता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण चांदी क्या है, यहाँ पे जो टूट गया, गया काम से। चलो चांदी क्या है, विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। तो मेरे दोस्त इजी है मेरे दोस्त, इसका डिफिनेशन बहुत इजी, क्योंकि आपको पता है कि डिफिनेशन यहाँ पर इतना इजी मिलेगा, अदर कहीं नहीं मिल सकता। याद रखना मेरे दोस्त, चांदी विद्युत का अच्छा चालक क्यों है? तो चांदी क्या है, चांदी का संयोजी बैंड जो होता है, चांदी में संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। ठीक है ना? जिसके कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी तरीके से चला जाता है, आसानी तरीके से चला जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमारा चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको जो चालक होता है या करंट जो फॉलो करता है, करंट अगर जाता है कोई तार में अगर दौड़ता है तो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। करंट का प्रवाह क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही है। इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में बह रहा है तो करंट हमारा इस दिशा में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब आसानी से जब बहने लगेगा वायर में तो हमारा गुड कंडक्टर हो जाएगा, इसमें रुकावट है ले नहीं है। ठीक है? और ये क्वेश्चन देखो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको से, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण क्यों करता है? आपसे क्वेश्चन कहा गया कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण क्यों करता है।
देखिए संक्रमण तत्व हमारा रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है क्योंकि संक्रमण तत्व डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। आपको याद रखना कि संक्रमण तत्व क्या है, डी ब्लॉक तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। और संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होता है इसी को बताना है। तो याद रखना संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है क्योंकि संक्रमण तत्व के डी कक्षक में डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के किरण को अवशोषित करता है, अतः डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। अगर आपको डिफिनेशन पूरा याद ना हो तो ये भी लिख सकते हो, संक्रमण तत्व रंगीन होता है क्योंकि यह डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। इजी तरीका से आप एक लाइन में भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, आपको नंबर काटेगा नहीं। यह पूरा लिखना है तो लिख सकते हो संक्रमण तत्व रंगीन होता है क्योंकि क्या होता है, डी जो संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण तत्व के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश को किरण के अवशोषित करता है, अतः डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। डिफिनेशन क्लियर है, इसमें नो डाउट, 2 बार पढ़ना है, क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। मैंने जस्ट बताया कि डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। और डी ब्लॉक का तत्व हमारा क्या होता है, 21 से 30 तक के तत्व जो होता है हमारा डी ब्लॉक का तत्व होता है। क्या होता है, 21 से 30 तक के तत्व हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व होता है। इसको बात जरूर ध्यान में रखना है। और हमारा स्कैंडिनियम क्या होता है, एससी स्कैंडिनियम और जेडन जिंक, यहाँ के तत्व हमारे संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त कहा गया है आपको डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। सिंपल डिफिनेशन लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि, यहां तक तो आपको क्वेश्चन ही लिखना है। डी ब्लॉक के तत्व इस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक के तत्व तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्य संक्रमण का कार्य करता है। क्योंकि 3 ब्लॉक डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तीनों के मध्य जो होता है इस संक्रमण का कार्य करता है। क्या करता है, संक्रमण का कार्य करता है। अर्थात इसके गुण जो होता है ना, इसके जो गुण है वो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है। क्योंकि देखो एस ब्लॉक का तत्व और डी ब्लॉक एस ब्लॉक का तत्व और पी ब्लॉक का तत्व बीच में डी ब्लॉक होता है, एस पी डी, लेकिन आपको एस डी पी इस प्रकार से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो तत्व है उसके मध्य जो होता है उसका गुण पाया जाता है डी ब्लॉक का तत्व। इसी वजह से यह संक्रमण का कार्य करता है, इसीलिए यह संक्रमण तत्व कहलाता है। देखो आगे भी ये चीज लिखा हुआ है, तो डिफिनेशन में सीधा रखना आपको कि संक्रमण डी ब्लॉक के तत्व का संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य संक्रमण का कार्य करता है। अतः इस ब्लॉक के तत्व अर्थात इसके गुण जो होता है ना, किसके गुण, संक्रमण तत्व के गुण या डी ब्लॉक के तत्व के गुण, और इसके गुण एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के मध्य मध्य होता है, इसलिए संक्रमण तत्व कहलाता है। देखो डिफिनेशन इतना इजी है, शायद हमको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होता है। जो N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस होता है, वो हमारे कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होता है। तो याद रखना N2 जो अणु होता है, N2 अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणु त्रिआबंधन द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि अगर दो आपको नाइट्रोजन का 2 अणु है तो यह त्रिबंधन द्वारा जुड़ा होगा, और त्रिबंधन द्वारा जुड़ने की वजह से क्या होगा, इसका बंधन लंबाई बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना, कितना, तो 110 पिकोमीटर। तो याद रखना N2 अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणु त्रिबंधन द्वारा जुड़े होते हैं, बंधन की लंबाई बहुत कम होता है और इसलिए इसका बंधन का लंबाई बहुत कम होता है। ठीक है, तथा विघटन उष्माकान बहुत अधिक होता है। क्योंकि देखो आप ही बताओ, इसको विघटित, इसको तोड़ना आसान नहीं है। एक रस्सी है तो तोड़ लोगे, 3-3 रस्सी से जुड़ा हुआ, तोड़ना आसान तो है नहीं, इसलिए विघटित ऊर्जा, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होता है। लगभग कितना, 946 केल्विन जूल पर मोल आपको इसमें खर्चा हो जाएगा। इसका विघटन ऊर्जा काफी ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन इसका बंधन लंबाई बहुत कम है, 110 पिकोमीटर, बहुत कम है मेरे दोस्त। ठीक है ना, होता है। इसके कारण नाइट्रोजन कमरे के तापक्रम पे कम क्रियाशील होता है। इसको अधिक फटाक से क्रिया किसी से नहीं करेगा क्योंकि इसका बंधन लंबाई काफी मजबूत से जुड़ा होता है और इसके किसी से क्रिया नहीं करता है। जो ज्यादा मजबूत होता है वो किसी से जल्दी पिघलता नहीं है ना, और ज्यादा सिंपल होता है जल्दी से पिघल जाता है। अगर ज्यादा मजबूत रस्सी होगा, उसको अगर बरसात में भी टांग दोगे, पानी बरसात धूप कुछो खाए, फिर भी वो खराब नहीं होता है। और जो डुप्लीकेट होगा उसको पानी और धूप
तो लगेगा फटाक से खराब हो जाएगा। सेम कंडीशन है इसके साथ कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। सिंपल रीजन है कि इसमें नाइट्रोजन परमाणु त्रिआबंधन द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण क्या इसका बंधन लंबाई बहुत कम होता है और इसका विघटन, इसको तोड़ना बहुत कठिन होता है, तोड़ना बहुत ज्यादा उच्च होता है इसमें, ठीक है ना। उसका विघटन उष्माकांक काफी उच्च, लगभग 946 केल्विन केल्विन जूल पर मोल होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, अम्लराज क्या है। देखिए अम्लराज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लराज है क्या। देखो यह एक आयतन नाइट्रोजन अम्ल या एक हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल तथा 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को हम अम्लराज कहते हैं। मतलब सीधा समझ लीजिए, जैसे कि आप चीनी और पानी का एक मिश्रण लेते हैं, आपको डॉक्टर बोलता है कि 1 गिलास पानी में 1 मुन्ना दवा डालकर पी जाना है, तो कुछ ना कुछ अनुपात हुआ, उसका अनुपात जो हुआ 1 गिलास पानी और 1 मुना दवा को मिलाकर पीना है, डॉक्टर ने एक अनुपात दिया। उसी प्रकार से अम्लराज जो होता है, जिसमें एक आयतन क्या होगा यहाँ पे, नाइट्रिक अम्ल, और 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहा मेरे दोस्त, एक आयतन यानी कि इसका एक अणु, यानी कि सिंपल है एक अणु इसका H नाइट्रिक अम्ल, और एक अणु है, आप एक लगा हुआ है, और 3 अणु यानी कि 3 आयतन, 3 क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो मिश्रण प्राप्त होगा, इसको मिश्रित करके जो प्राप्त होगा उसको अम्लराज कहेंगे। सिंपल है कि एक आयतन नाइट्रिक अम्ल और 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सोना प्लेटिनम आदि को अति विलय धातुओं को घुलाने की क्षमता होता है। इसमें इतना क्षमता होता है, सोना को प्लेटिनम को घुलाने की क्षमता होता है अम्लराज में। अति विलय मतलब ये विलय जल्दी से नहीं होता है, लेकिन इसको आराम से विलयन कर सकता है कौन, यहाँ पे अम्लराज। अम्लराज जो होता है सोना को प्लेटिनम को आराम से अपने अंदर क्या कर सकता है, विलय कर सकता है, घुला सकता है, ठीक है। तो अम्लराज क्या, सिंपल है, एक आयतन, एक आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल, 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर के 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखिए। देखो यह तीन, मतलब एक तीर से 3-3 निशान होने वाला है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कॉपर पेराइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने समझा देता हूँ कि कॉपर का अयस्क कौन है, तो आपको कॉपर पेराइट, ठीक है ना, ऐसे पूछ देगा। साथ में हो सकता है कॉपर पेराइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का। 2 क्वेश्चन पूछेगा कॉपर पेराइट का सूत्र क्या होता है, तो Fe2 क्या होता है, CuFeS2 होता है, CuFeS2 पहल का। क्यूपराइट किसका अयस्क होता है, तो कॉपर का। या कॉपर का अयस्क क्या होता है, क्यूपराइट, ये भी हो सकता है। या क्यूपराइट का सूत्र क्या होता है, तो Cu2O होता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में जब पूछेगा 2 नंबर वाले में जो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों का नाम एवं सूत्र लिखे, नाम एवं सूत्र लिख दीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 मुख्य अयस्क कौन है, कॉपर पेराइट क्यूपराइट। चलिए कॉपर पेराइट क्यूपराइट, फिर इसका सूत्र लिख दीजिए। कॉपर पेराइट का CuFeS2 होता है और क्यूपराइट का Cu2O होता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे पूछेगा मेरे दोस्त, आपको बता देता हूं। तो आपको पूछता है कि आपको कॉपर का 2 मुख्य अयस्कों का नाम लिखिए और इसके क्रिया का सिद्धांत लिखिए, या इसका क्रिया विधि या इसके बनाने के सिद्धांतों का वर्णन करिए। तो आपको इतना लिखने के लिए 2 मार्क्स और सिद्धांत लिखने के 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 5 मार्क्स। और 1 नंबर पूछेगा तो 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स में पूछेगा तो ये 2 आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि सिंपल है कि यह याद करोगे तो फायदा ही फायदा है आप, ठीक है ना। तो कॉपर पेराइट के 2 मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र क्या होता है, सिर्फ नाम पूछा लेकिन सूत्र भी लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है कॉपर पेराइट, दूसरा का है क्यूपराइट। कॉपर पेराइट का सूत्र CuFeS2 होता है और क्यूपराइट का Cu2O होता है। और ये क्वेश्चन 2014-2015 के एग्जाम में पूछा गया था। आइए 28 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे बिंदु दोष क्या है। देखिए बिंदु दोष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2009 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया, बिंदु दोष क्या है। तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं में अवयवी कणों का विस्थापन से जो दोष उत्पन्न होता है। अगर आप किसी भी, आपको क्रिस्टल की बात कर ले, मेरे एक दोस्त यहाँ पे क्रिस्टल मैंने बना दिया, ठीक है। तो सीधा कहा गया कि किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं से अवयवी कणों का विस्थापन, अगर जालक बिंदुओं को अवयवी कण यहाँ पे है, ठीक है ना, इसको हम विस्थापित कर लिए, यहाँ पे अभी कण है,
यहाँ पे अभिकर्ण, इसको विस्थापित कर लिए, तो विस्थापित जब उसको हटाएंगे तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा। अब बताओ जगह खाली हो जाएगा तो यहाँ पे एक बिंदु बिंदु उत्पन्न हो जाएगा। जब यहाँ से कोई अवयवी कण को बाहर निकाल देंगे या कहीं विस्थापित कर देंगे, बाहर निकालना या भीतर रखना ये फिक्स नहीं, कहीं भी हो सकता है, इसको बाहर निकाल दो, हो सकता है इसका अंतराकाशीय स्थान में रख दो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जगह खाली हो जाएगा, इसी स्थान को हम बिंदु दोष कहते हैं। वही कहा, जब किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं में अवयवी कण को विस्थापन से जो दोष उत्पन्न होता है या उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं, या विस्थापन विस्थापन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है या जो जगह खाली हो जाता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त बढ़ने से पहले आप लोग फटाफट एक बार नंबर दिख रहा है कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लेना मेरे दोस्त, क्योंकि आपको नोट्स में 100 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 20 लॉन्ग क्वेश्चन और 400 से 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, ये आपको इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे आपको चाहिए तो, ठीक है ना, मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक सब चीज आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए ऑल सब्जेक्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, चाहे तो ऐप पर क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मोनोमर का नाम लिखे। दो क्वेश्चन है कि आपको नाइलॉन 6 और ब्यूना इसका इसका एकलक बताइए, मोनोमर बताइए। जिससे आपसे पूछा गया कि रोटी किससे बना हुआ है, आपसे पूछ दिया कि रोटी किससे बना, तो आप क्या ऑप्शन में लिखोगे? आटा से, या हो सकता है गेहूं हो, तो गेहूं से ही आटा बना, यानी कि बना कैसे, तो आटा से बना। तो वहां पे क्या लिखोगे उसी प्रकार से कि आपको खीर किससे बना है, तो चावल से, हाँ या ना, चावल से ही तस्मै बनता है ना। सिंपल बात है कि यहाँ पे नाइलॉन 6 किससे बना है, तो कैप्रोलेक्टम से। किससे बना है? कैप्रोलेक्टम से। उसी प्रकार से व्यूना एस जो होता है एक रबर है, ठीक है ना, व्यूना एस, जिसको स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन और ब्यूटा 1,3 डाइन से बना है। क्वेश्चन आपसे दो मोनोमर का नाम दिया, आपको यह क्वेश्चन में दे रखा है नाइलॉन 6 और ब्यूनाइस, और उसका आपको मोनोमर लिखना है, आई मीन बहुलक लिखना है। तो नाइलॉन 6 का कैप्रोलेक्टम होता है और ब्यूनाइस का स्टाइरिन और ब्यूटा 1,3 डाइन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, लवंग सेतु क्या है, इसका उपयोग लिखिए। लवंग सेतु क्या है, ये भी क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। देखना कि लवंग सेतु एक द्रव संधि है, द्रव संधि है, संधि मतलब जंक्शन होता है, ठीक है ना, जहां पे बहुत सारा चीज का मिलन होता है ना, उसको संधि कहते हैं। अगर दो तीन चीज का मिलन हो रहा है, इसको संधि कहेंगे। तो वही कहा गया, लवंग सेतु क्या है, एक संधि है, क्या द्रव संधि है, जिसमें पोटासियम क्लोराइड और आप एक KNO3, ठीक है ना, KNO3, यानी कि आपको हो जाएगा पोटासियम नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया, एक जो लवंग सेतु है ना, लवंग सेतु एक द्रव संधि है जिसमें KCl तथा KNO3 का संतृप्त घोल रहता है। इसका एक संतृप्त घोल है, मतलब मिश्रण है, विलयन है, घोल मतलब विलयन है, ठीक है ना। सिंपल इसी को हम लोग लवंग सेतु कहते हैं। यानी कि लवंग सेतु क्या है, एक द्रव संधि है जिसमें आपको KCl तथा KNO3 का एक घोल रहता है, उसे हम लवंग सेतु कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इसका उपयोग हम दो दो घोलों के बीच उत्पन्न विभव को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अगर दो घोल है, उसके अंदर जो भी विभव पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है, उसको खत्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं लवंग सेतु का। देखो एक एक लाइन का डिफिनेशन हमारे यहाँ मिलेगा 100% सही सही वाला, और ये भी क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। आज मेरे दोस्त हम उतने प्यार से नहीं समझाए, फिर भी अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाने के प्रयास किए हैं, ठीक है ना। तो फिर भी आप यह पीडीएफ लेकर आप खुद से याद कर सकते हो, क्योंकि आपको याद तो हम नहीं करके बताएंगे ना, याद तो आपको खुद से करना होगा। तो नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए, पीडीएफ नोट्स लीजिए और साथ में आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। और देखो ना, ये जरूरत नहीं कि एक लेक्चर में अगर मैंने दिल से मतलब पढ़ाया, लेकिन हो सकता है कि मेरा तबीयत खराब हो, मतलब अभी दिल होता है ना, मन है कि इधर उधर भटक रहा है, मतलब अभी नींद सा आ रहा है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। हम अगले दिन से और बेहतरीन से पढ़ाने के प्रयास करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।